गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम अपना सरफेस केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर के आए हैं और आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसका नाम है एंजाइम कैटालिसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है इसलिए आप देखेंगे कि इसमें कि कुछ बायो के अंश हैं, तो आप जानेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बारे में हमें जानना कितना आवश्यक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लें, हमने पिछले पार्ट्स में पूरा का पूरा कैटलिस्ट कंप्लीट किया है, चाहे वो टाइप ऑफ कैटलिस्ट हो या किस प्रकार से सॉलिड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड कैटलिस्ट की, वो क्लियर किया हो। और आई थिंक सो कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए बेटा, अब आते हैं हम एंजाइम कैटलिस्ट, जिसे हम जैव उत्प्रेरण या जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं। एंजाइम ये जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है। पहली बात क्या है कि ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन होता है, वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जो जीवित पौधों और जंतु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग और बीइंग से उत्पन्न होते हैं, यानी जीवित पौधों और जंतुओं के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। ये उच्च द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु हैं, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर मास उच्च होता है और इनको हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। आप देखेंगे अभी जब मैं नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडी विलयन आपको बताऊंगा इसके बाद, तब आप समझेंगे कोलाइडी विलयन कैसे बनते हैं। तो पहले बेटा देखा हमने क्या देखा कि एंजाइम्स हम उनको कहते हैं जो नाइट्रोजनी युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उच्च अणुभार वाले मास वाले आप कहिए प्रोटीन अणु होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको कौन बनाता है? जंतु और पौधे बनाते हैं, लिविंग बींग्स बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। अब देखिए बेटा, अब क्योंकि इसमें जैव उत्प्रेरक मैंने इसको लिखा है, तो देखिए बेटा पहले मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने जो कैटलिस्ट पढ़े, उत्प्रेरक पढ़े, क्या पढ़ा हमने? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सरल कर देते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है, कम ऊर्जा में बन जाता है। ये हमने पढ़ा था बाहर, हमने आयरन पढ़ा, निकिल पढ़ा, विभिन्न प्रकार के हमने रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने वाले कैटलिस्ट पढ़े। लेकिन देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर है, ये बाहर नहीं बनते, जो कहां बनते हैं? हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। अब देखिए बेटा, हम जानते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खाते हैं। सिंपली आप समझने की कोशिश करें, हम बहुत प्रकार के भोजन को खाते हैं। आप नॉर्मली दाल चावल से लेकर के आजकल तो बच्चे मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इस चीज को बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की चीजें हमने खाई, हार्ड सॉफ्ट जो भी है सब खाई। वो सारी चीजें हमने खाई और आपने कभी नोटिस किया कि हमने जितनी भी चीजें खाई, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी मशीनरी काम कर रही है कि वो सारे के सारे आइटम्स क्या हो गए? पच गए। हमने खाते समय ये नहीं सोचा कि हम किस प्रकार की चीजें खा रहे हैं, हार्ड खा रहे हैं, सॉफ्ट खा रहे हैं, बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, बस हमने खाए और आपने देखा कि सारा का सारा भोजन जो आपने ग्रहण किया वो कंप्लीटली आपका क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। उसने ये नहीं देखा कि वो हार्ड था या सॉफ्ट था, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि एंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं। ये सब एंजाइम्स के बारे में आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज आपने देखी, हमने जो भोजन ग्रहण किया, जिस दिन ग्रहण किया, यानी सुबह आपने जो कुछ खाया है, या ये सोचिए संडे में जो चीज आपने खाई है वो संडे में ही डाइजेस्ट हो गई। ये नहीं कि उसको डाइजेस्ट होने में एक हफ्ता लगा। आपने जो चीज खाई है वो उसी दिन डाइजेस्ट हो जाती है। देखिए कितने जबरदस्त एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की बॉडी के अंदर, कि जितनी भी प्रकार की चीजें आपने जिस दिन खाई है उसी दिन उस चीज का पाचन हो जाता है। ये सारा काम कौन करता है हमारी बॉडी में? जैव उत्प्रेरक करते हैं। कौन करते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? एंजाइम्स कहते हैं। देखिए नॉर्मली आपने थोड़ा बायो में पढ़ा है, जरा सा मैं आपको हिंट्स दूं। आपने कक्षा 10 में सभी बच्चों ने पढ़ा है, यहाँ मैथ्स वाले भी हैं, बायो वाले भी हैं, लेकिन मैथ्स वालों की समझ में थोड़ा उनको रिमाइंड करना पड़ेगा। कक्षा 10 में आपने देखा कि पाचन तंत्र हमने पढ़ा। पाचन तंत्र में क्या कहा गया कि मनुष्य का जो भोजन का पाचन होता है वो कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। सबसे पहले हम जो भी बाइट लेते हैं, निवाला लेते हैं, कहां लेते हैं? अपने मुंह में लेते हैं। और मुंह में क्या होता है इस भोजन का? दांतों के द्वारा जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसको बारीक महीन पीसा जाता है। चबाते हैं ना आप, चबाने के बाद पीसा जाता है। और हमारे जीभ में यहीं पे क्या होता है? लार ग्रंथि से लाला रस, जिसको हम लार कहते हैं, वो निकलता है। और वो लार क्या करता है बेटा?
जो भोजन हमने ग्रहण किया उसको सॉफ्ट करता है, लुगदी में बना करके हमारे गले से ईसोफेगस के द्वारा सीधा कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। मैं थोड़ा सा अगर डायग्राम बनाऊं कि ये ईसोफेगस है और इस ईसोफेगस के द्वारा जो भोजन हमने ग्रहण किया वो सीधा कहां पहुंच रहा है आपके, वो भोजन हमारे सीधा कहां पहुंच रहा है, देखिए बेटा आमाशय में पहुंच रहा है। यहाँ पर हमारे आमाशय का डायग्राम है, नॉर्मली डायग्राम में बना रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पर ये यहाँ से गले से भोजन आया, ये कहाँ पहुंचा, हमारे आमाशय में पहुंच गया, सीधा पेट में आमाशय में पहुंचता है। और देखिए होता क्या है, आपने पढ़ा कि आमाशय से कुछ एसिड निकलते हैं। जिस एसिड, कौन सा एसिड निकलता है, HCl। कौन सा निकलता है, HCl निकलता है। आमाशय से HCl नामक एसिड निकलता है और ये भोजन को एसिडिक कर देता है। क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। अब आप बोलेंगे कि आप सर HCl का क्या मतलब, आमाशय क्या मतलब, मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देना चाह रहा हूं कि आमाशय में जो भोजन पहुंचता है वो भोजन आमाशय की दीवारों से HCl नामक अम्ल निकलता है जो उस भोजन को अम्लीय बना देता है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आमाशय से एक एंजाइम्स निकलता है। अब आ रहा हूं मैं एंजाइम्स पे, जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम, क्या कहते हैं बेटा, पेप्सिन। क्या एंजाइम्स कहते हैं, पेप्सिन एंजाइम। अब देखिए ये वही एंजाइम्स है, आ गए हमारे उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, जो भोजन को हमारे क्या करते हैं, पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कर देता है। किसका करता है, प्रोटीन का पाचन। मैंने आपको बताया कि लार हमारा भोजन की लुगदी बनाता है, तो लार में क्या पाचन होता है बेटा, मंड का पाचन होता है। लार में क्या होता है, हमारा मंड का पाचन होता है। मंड, स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, लार में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेट। क्योंकि हम स्टार्च खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, हम प्रोटीन खा रहे हैं, हम फैट्स खा रहे हैं। उन सब के लिए अलग अलग एंजाइम, अलग अलग उत्प्रेरक काम करेंगे, जैव उत्प्रेरक, अलग अलग उत्प्रेरक उनका पाचन करेंगे। तो आमाशय में पेप्सिन निकलता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन पेप्सिन का एक गुण होता है कि पेप्सिन कब काम करेगा, पेप्सिन केवल तभी काम करता है जब उसका जो माध्यम हो वो एसिडिक हो। माध्यम क्या हो, एसिड। देखिए कितनी बढ़िया मैकेनिज्म है हमारे बॉडी पार्ट्स की। यही पेप्सिन के लिए आमाशय एक माध्यम बनाता है, कौन सा, अम्लीय। अगर अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो पेप्सिन कार्य नहीं करेगा, पेप्सिन कार्य नहीं करेगा तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। समझ रहे हैं आप। तो यानी यहाँ पर एक माध्यम पेप्सिन को मिलता है और पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक बेटा, इसी प्रकार से उसके बाद पचा हुआ भोजन आप जानते हैं कि छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत से भी बहुत सारे क्या कहते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। और अग्नाशय एक छोटा सा ग्रंथि होती है जिसे पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास से निकलने वाला जो एंजाइम्स है हमारे, वो लाइपेज और ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम्स होते हैं। पित्ताशय यानी लीवर से पित्त रस निकलता है। अब जब ये भोजन इससे छोटी आंत में जाता है तो वो अम्लीय होता है, तो उसको क्षारीय कौन करता है, लीवर से एक रस निकलता है जिसे हम पित्त रस कहते हैं, वो उसको क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। अब आप कहेंगे क्षारीय क्यों हुआ, क्योंकि देखिए बेटा फिर अगला जो आपका अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स है वो लाइपेज और क्या है, हमारा ट्रिप्सिन है। लाइपेज और क्या है, ट्रिप्सिन है। तो लाइपेज और ट्रिप्सिन को पाचन के लिए कौन सा माध्यम की आवश्यकता होती है, क्षारीय माध्यम। वेरी क्लियर हो गया। मैं इसको इसलिए आपको बायो की तरफ लेके जा रहा हूं। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में काम करता है, लाइपेज और ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। जब तक वहां पर मीडियम क्षारीय नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, तो वहां पर लाइपेज और ट्रिप्सिन काम नहीं करेगा। और लाइपेज और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचन है। बड़ी छोटी आंत में जो बड़ी होती है साइज में, उसमें उसका पाचन होता है और बड़ी आंत के द्वारा जो भी अपशिष्ट होता है वो शरीर से बाहर त्याग लिया जाता है, पचा हुआ। ठीक है, तो ये तो हमारा देखिए ये प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है हमारी। और ये सब कौन कर रहा है, एंजाइम कैटलिस्ट कर रहे हैं, जिन्हें हम जैव उत्प्रेरक कर रहे हैं, जो बन भी कहाँ रहे हैं, शरीर में ही बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ऑटोमेटिकली बन रहे हैं और उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। और उत्प्रेरक तो आप जानेंगे कि इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एंजाइम काम करेंगे। देखिए बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैकेनिज्म के रूप में। किसके रूप में समझाता हूँ, मैकेनिज्म समझिए बेटा कैसे होती है। हमारे पास एंजाइम्स हैं, इस एंजाइम्स बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं जो सेक्रेट होते हैं। यहां पर हमारे पास एस मीन्स होता है जो क्रिया कारक है, इसमें हम रिएक्टेंट को एस से डिफाइन करते हैं, आर से नहीं करते। इसको हम क्रिया कारक बोलते हैं या क्रियाकारी कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिव होता है। तो इसको हम सबस्ट्रेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। ये ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट, यानी वो रिएक्टेंट है, आप समझिए, क्रियाकारक है।
और ये जब अभिक्रिया करते हैं आपस में तो क्या बनता है, यहाँ पे देखिए ES बनता है, ES इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ES फाउंड होगा और इंजाइम्स और सब्सट्रेट आपस में मिल जाएंगे। इंजाइम और मतलब अब ये उत्प्रेरक है तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट को कहां लेगा, अपने सरफेस पे लेगा अपने, यानी ये इंटरमीडिएट हो गया। हमने देखा था ना पीछे अभी मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सरफेस पे बना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। अब यहीं से हमारा इंजाइम प्रोडक्ट जैसे ही इसको अपने सरफेस पे लेगा तुरंत उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और इंजाइम अलग हो जाएगा और P फॉर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। S से क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट अलग होगा। ये होता है बेटा हमारे इंजाइम की क्या मैकेनिज्म। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ डायग्रामेटिकली कि इंजाइम कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। देखिए बेटा, हमारे पास कोई इंजाइम्स है, इंजाइम्स की एक विशेष संरचना होती है। इंजाइम्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं बेटा, उनकी एक विशेष प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है, अपना एक आकार होता है। ये सोचिए ये इंजाइम्स है, ये इंजाइम्स इस टाइप में हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजाइम्स है, ठीक है कोई इंजाइम्स है। अब होता क्या है, जब सबस्ट्रेट जो हमारे क्रियाकारी पदार्थ है उनका भी कोई निश्चित एक आकार होता है। अब देखिए पता चला कि मंड का पाचन होना है तो कहाँ होगा, तो कैसे होगा, यानी मंड का पाचन मैंने आपको कहा कि लार के द्वारा ऊपर ही हो जाना है, तो मंड को कैसे पहचानेगा लार, तो उसकी कोई स्ट्रक्चर होगा। पेप्सिन ने किसका पाचन करना है, प्रोटीन का करना है, कैसे पहचाने की पेप्सिन की यही प्रोटीन अणु है, तो उसका कोई निश्चित आकार होगा। और पेप्सिन का भी क्या होगा, अपना एक आकार होगा, जो जिस खांचे में बैठेगा वो उसी का क्या कर देगा, पाचन कर देगा। देखिए बेटा समझिए, अब माना हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट था, तो सबस्ट्रेट क्या था हमारे पास, देखिए हम पे सबस्ट्रेट था लाइकवाइज, हम पे सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार से था। पॉइंट इसके लिए ये है हम पे E, ये है हम पे S। ये इंजाइम का अपना स्ट्रक्चर, ये सबस्ट्रेट का अपना स्ट्रक्चर, मंड हो प्रोटीन हो या फैट्स हो, सबका अपना अपनी संरचना होती है। अब क्या होगा, देखिए बेटा दूसरा स्टेप क्या आएगा, दूसरा स्टेप आएगा कि ये जो सबस्ट्रेट था हमारा, ये किस में जाकर के मिल गया, ये मिल गया बेटा हमारे हमारा ये यहां जाकर के मिल गया एंजाइम्स में। किसे मिल गया, यानी ये थिक एंजाइम्स के अंदर फिट हो गया। आप सोचिए कि ये जो सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट थिक एंजाइम के खांचे के अंदर जाकर के फिट, एंजाइम ने उसको अपने सरफेस पे ले लिया। पॉइंट इज क्लियर, देख रहे हैं आप, ये बन गया हमारा ES। क्या बन गया, ये जो इस सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर था, ये सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट हो गया किसमें, एंजाइम्स में। प्रत्येक इंजाइम्स और प्रत्येक सबस्ट्रेट इस प्रकार के होंगे जिसके यानी इसने अपने सरफेस पे इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, अपनी सरफेस की ओर खींच लिया, एडजॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, फिनोमिना है एडजॉर्प्शन हो गया। अब देखिए जब ये स्थिति हुई, अब प्रोडक्ट बनेगा। आप जानते हैं मध्यवर्ती क्रिया, जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो अब क्या करेगा, ये यहां से हमारा जो इंजाइम है वो क्या होगा बेटा, वो अलग हो जाएगा, एंजाइम्स अलग हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट बना बेटा, प्रोडक्ट क्या था हमारा, ये तो प्रोडक्ट हमारा कैसे हो गया, देखिए प्रोडक्ट हमारा यहां से ब्रेक हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा हमारा, यहां से ब्रेक हो गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, ब्रेक हो गया। ये हमारा P हो गया, P फॉर प्रोडक्ट। ये हमारा E हो गया। देखिए बेटा क्या किया इंजाइम्स ने जो जटिल अणु, भोजन क्या था हमारा, जटिल कॉम्प्लेक्स के रूप में आया, जटिल अणु आया, उन जटिल अणु को इंजाइम्स का काम क्या है, उनको सरल अणु में तोड़ देना। हमने देखा ना इंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तो क्या करेगा, उसकी बॉन्डिंग को लूज कर देगा। इंजाइम्स ने क्या किया, इसी प्रोडक्ट्स को टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी जो उसका जटिल अणु था उसको किस में तोड़ दिया, सरल अणु में तोड़ दिया। और सरल अणु में तोड़ के उनका बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है। ये काम करता है इंजाइम्स। क्रियाविधि समझ में आ गई होगी आपको, ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग कि किस प्रकार से इंजाइम्स की मैकेनिज्म होती है, किस प्रकार से इंजाइम्स काम करता है, इस प्रकार से इंजाइम्स काम करता है। इस प्रकार से इंजाइम जटिल जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे, उनको सरल बायोमोलिक्यूल्स में तोड़ देता है। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो जटिल भोजन होता है, उसको एंजाइम्स क्या कर देता है,
सरल भोजन में तोड़ देता है, चाहे वो मंड का पाचन हो, चाहे वो पैप्सिन का पाचन पैप्सिन हो और प्रोटीन का पाचन हो, चाहे वो वसा हो उसका पाचन हो, उन सब के लिए हमारी क्या है, लाइपेज वसा पे काम करता है, पितरस भी वसा पे काम करता है। तो उनके अपने स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स के रूप में जो जिस स्ट्रक्चर में फिट होगा उसमें उसका पाचन होता है। ये है बेटा हमारा एंजाइम कैटलिस्ट लाइक मैकेनिज्म को क्लियर किया कि किस प्रकार से एंजाइम्स सबस्ट्रेट को अपने अंदर अपने खांचे में बांध लेता है, यानी अपने सरफेस पे लेता है और उसके बाद उसको ब्रेक कर देता है, यानी जटिल यौगिक अणुओं को सरल यौगिक में तोड़ देता है। अब देखिए बेटा, कुछ एंजाइम उत्प्रेरण की कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैव अभिक्रियाएं हैं। किस प्रकार से जैव रासायनिक अभिक्रियाएं करता है एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे इसे देखिए। पहले देखिए बेटा, यहाँ पे C12H22 यानी सुक्रोज है। सुक्रोज का जल अपघटन होता है इन्वर्टेज एंजाइम्स की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज एंजाइम। देखिए एंजाइम्स कौन सा है? इन्वर्टेज, सुक्रोज है। और जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज पड़ता है, प्राप्त होता है। C6H12O6, C6H12O6 आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है, इसे प्रतिलोम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम्स की उपस्थिति में इन्वर्जन होना क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं वहां मैं आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो जल की मात्रा होती है वो इतनी अधिक होती है कि उसके सांद्रण पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, जल जितना था उतना ही बाहर निकल जाता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है कि सांद्रता केवल किसकी बदलती है? सुक्रोज की बदलती है। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पे C6H12O6, C6H12O ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। दूसरी अभिक्रिया हमारे पे कि जब ग्लूकोज को जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज किसमें टूट जाता है? एथिल अल्कोहल और CO2 में। आपने पढ़ी होगी ये भी अभिक्रिया शुगर केन वाली, कि कैसे हम ईस्ट की उपस्थिति में जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में इससे एथिल अल्कोहल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती बेटा। ये एनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं, इसे एनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। पुरानी रिएक्शन है, आपने पढ़ी हुई है। जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईस्ट यानी फंगस होता है, उसमें हम एथिल अल्कोहल और CO2 बनाते हैं। तीसरी देखिए स्टार्च है, स्टार्च यानी होल एंड स्टार्च हमारे पास है C6H10O5 का होल एंड। ये पानी के अणु के साथ में अभिक्रिया डाइस्टेज हमारा एंजाइम क्या बेटा? डाइस्टेज। और ये क्या बनाता है? माल्टोज। क्या बनाता है? देखिए माल्टोज। चौथी क्या है? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। देखिए माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? देखिए दो अणु ग्लूकोज को बनाता है। और लास्ट रिएक्शन है इंपोर्टेंट, यूरिया, NH2CO NH2H2O यूरिएज एंजाइम्स की उपस्थिति में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में CO2 अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये है बेटा देखिए एंजाइम्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। और एक चीज समझनी है आपको मैं थोड़ा एक सिंपल सा ट्रिक्स देता हूं। जहां पर भी किसी नाम के आगे एज लिखा होगा, देखिए एज, ASE, आप समझ जाइए ये एंजाइम्स है। नाम से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिख दिया इन्वर्टेज, बताइए क्या है इन्वर्टेज? तो आपने AS देखना है, ASE, एज जहां लगेगा इसका, ठीक है, सफिक्स एज होगा तो ये सब क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बेटा, ये आपको ध्यान रखनी है जब हमारे पास एंजाइम कैटलिस्ट आएगा। तो एंजाइम कैटलिस्ट की ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, किस प्रकार से एंजाइम्स का इस्तेमाल होकर के ये अभिक्रिया एज ए उत्प्रेरक कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में। हाय गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। देखिए बेटा, इसमें अब क्या है, अभी तक हमने एंजाइम्स कैटालिसिस पढ़ा, मैंने आपको उसकी जैव उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाएं बताई। अब है हमारे पास एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण। एंजाइम उत्प्रेरक के यानी एंजाइम के जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, एंजाइम कैसे काम करते हैं, उसमें देखिए बेटा पहला पॉइंट आता है हमारा हाईली इफिशिएंट, यानी जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम की जो वर्क करने की दक्षता या क्षमता होती है वो बहुत हाई होती है। एंजाइम अपने काम को करने में बहुत दक्ष होते हैं, ठीक है, उनकी क्षमता जो होती है बहुत हाई होती है। कैसे होती है? देखिए, ये एंजाइम उत्प्रेरक जो होता है बेटा, ये किसी भी अभिक्रिया को बहुत तेजी से संपन्न करते हैं। यानी आप ये लगाइए कि 10 लाख अणुओं को 1 मिनट में, 10 लाख अणुओं पे 1 मिनट में क्रिया कर जाते हैं। यानी आपने जो कुछ भी पचाया
ऐसे ऐसे 10 लाख कणों को 1 मिनट में एंजाइम्स क्या कर देता है, उस पर अभिक्रिया कर लेता है। इसकी दक्षता क्या होती है, बहुत हाई होती है, हाई एफिशिएंट होता है। इसीलिए हम जो कुछ भी खा रहे होते हैं, कुछ देर के लिए एंजाइम की मैकेनिज्म बताई थी मैंने आपको, कुछ देर के लिए एंजाइम्स पे चिपकती है और तुरंत उस पे एंजाइम अभिक्रिया करता है और उसको अलग कर देता है। फिर दूसरा अणु चिपकता है, फिर क्रिया करता है। इस प्रकार से 10 लाख अणुओं को 1 मिनट में एंजाइम्स क्या करता है, कंप्लीट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी उनकी जो प्रकृति होती है वो विशिष्ट होती है। देखिए विशिष्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था जब मैं उत्प्रेरक पढ़ा रहा था। विशिष्ट का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि मंड जो होगा हमारा उसको उसका उस पे जो एंजाइम काम करेगा वो पेप्सिन यानी प्रोटीन पाचन पे भी करेगा, वही आपका वसा पाचन पे करेगा, नहीं। अगर मंड का पाचन करने वाला एंजाइम्स अलग है तो पेप्सिन का पाचन करने वाला एंजाइम्स अलग होगा, तो यानी प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम्स अलग होगा, तो क्या बोलते हैं वसा का पाचन करने वाला एंजाइम्स अलग होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, उसका माध्यम अलग होगा, उसकी किस माध्यम में वो काम करेगा वो उसकी विशिष्ट प्रकृति होती है। इसलिए ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। जिस एंजाइम्स को जिस पे कार्य करना है वो उसी पे कार्य करेगा। एक एंजाइम किसी दूसरे एंजाइम्स पे जाकर के कार्य नहीं करेगा। माना फॉर टाइम बिंग आप ये सोचें कि माना मंड का पाचन करना था और एमिलेस एंजाइम्स नहीं था, ठीक है, और आपको लगा कि एमिलेस एंजाइम्स नहीं है, थोड़ी देर के लिए एमिलेस एंजाइम्स का काम पेप्सिन कर देगा, ये संभव नहीं है। एमिलेस मंड को ही पाचन करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का ही पाचन करेगा, लाइपेज वसा का ही पाचन करेगा। इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पे ये काम करते हैं। देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर एंजाइम्स को चाहिए। एक निश्चित ताप पर ही एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और एक निश्चित अपना प्रत्येक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। वो अपने अपने ही ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अच्छे रूप से सक्रिय होते हैं, अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम पीएच, यानी इष्टतम पीएच, यानी प्रत्येक एंजाइम्स का अपना एक निश्चित पीएच होता है। पीएच आपको पता ही है, पीएच मींस 7 से कम एसिड, 7 से अधिक बेस, एसिड एंड बेस, ठीक है। तो प्रत्येक एंजाइम्स का अपना एक इष्टतम पीएच होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आमाशय में भोजन आया तो अम्लीय हो गया, अम्लीय माध्यम का भोजन अम्लीय हो गया, तो अम्लीय होते ही उस पर किसकी अभिक्रिया हो गई, पेप्सिन एंजाइम्स की हो गई। क्योंकि पेप्सिन एंजाइम्स को कैसे माध्यम चाहिए था, अम्लीय चाहिए। जब तक अम्लीय नहीं होगा पेप्सिन कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब अपना निश्चित पीएच। फिर उसके बाद जब भोजन छोटी आंत में गया तो मैंने आपको कहा कि लीवर के पास एक ग्रंथि होती है, वहां से एक रस निकलता है, वो उस भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। यानी छोटी आंत में जो ट्रिप्सिन एंजाइम से या लाइपेज एंजाइम से आते हैं वो किस पे काम करेंगे, क्षारीय माध्यम में काम करेंगे। ये नहीं है कि उनके लिए अम्लीय माध्यम होगा तो वो काम करेंगे, नहीं करेंगे। जब तक भोजन फिर अम्लीय से क्षारीय में कन्वर्ट नहीं होगा वो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। इसलिए इनका अपना विशिष्ट पीएच होता है। देखिए आप, ऑप्टिमम पीएच होता है। जिस पीएच जहां पे जिसको चाहिए, यानी पेप्सिन को अम्लीय माध्यम चाहिए तो अम्ल होगा, और लाइपेज एंड ट्रिप्सिन को काम करने के लिए माध्यम क्षारीय चाहिए तो वहां पर क्या होता है, माध्यम क्षारीय होगा, तो ट्रिप्सिन और लाइपेज काम करेंगे। इसलिए इनका पीएच क्या होता है, ऑप्टिमम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग एक्टिविटी। इनकी इंक्रीजिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स। जिस प्रकार से बेटा हमने उत्प्रेरक में पढ़ा था कि उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को कौन बढ़ाते हैं, प्रोमोटर्स, वर्धक। आयरन के लिए मोलिब्डेनम इस्तेमाल किया था हमने। ठीक उसी प्रकार से एंजाइम तो अपने आप में ही क्रियाशील, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्रियाकारी अभिकर्मक होते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, अगर एक्टिवेटर मिल जाए तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगर कोई एंजाइम्स मिल जाए तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ा। एक्टिवेटर क्या है, आयंस, मेटल आयंस। देखिए आप, सोडियम है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये आयंस अगर मिल जाए एंजाइम्स को तो ये इनके लिए प्रोमोटर या एक्टिवेटर का काम। वहां पे हम प्रोमोटर कहते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिवेटर। इनकी क्रियाशीलता को और बढ़ा देते हैं। कोई एंजाइम्स सही एंजाइम्स जिन्हें हम कहते हैं, अक्सर क्या होती है, विटामिन होती हैं। अक्सर आपने देखा है हमारे भोजन में अगर कहीं पर एंजाइम्स में कोई गड़बड़ आ जाए या अच्छे से सेक्रेशन ना हो या भोजन अच्छे से नहीं पच रहा है तो अक्सर डॉक्टर हमको विटामिन खाने के लिए कहते हैं। और वो विटामिन क्या करते हैं, हमारे ये जो एंजाइम्स हैं इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। विटामिन का इस्तेमाल करने को कहा जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं विटामिन के बारे में। तो कोई एंजाइम्स, तो विटामिन एंड एक्टिवेटर यानी आयंस क्या काम करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कोई एंजाइम्स। लास्ट पॉइंट है हमारे पास इन्फ्लुएंस इनहेबिटर एंड पॉइजन। इनहेबिटर होते हैं संदमक जिन्हें हम कहते हैं, या पॉइजन यानी विष। जिस प्रकार से वहां पर होता है
क्या नाम कहते हैं, उत्प्रेरक में हमने पढ़ा था ना, पॉइजन, विष, वर्धक। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी इनहिबिटर्स एंड पॉइजन जो होते हैं एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। अब क्रियाशीलता, हमने बहुत कुछ खाया, कई चीजें खाई और उसके बाद क्या हुआ, पता लगा कि अपच हो गया, पेट खराब हो गया, या भोजन अच्छे से बॉडी को नहीं पच पा रहा है, बॉडी हमारी अपने सही फील नहीं कर रही है, तो ये इसका रीजन क्या है कि एंजाइम सही से काम नहीं कर रहे। जो कुछ भी आपने खाया उस सबको कौन पचाएगा? एंजाइम्स जब तक काम नहीं करेंगे, आपने जो कुछ भी खाया है बॉडी के अंदर, वो तब तक अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अगर माना एंजाइम की क्रियाशीलता में कोई कमी आएगी इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स के कारण, तो इट मीन्स गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको क्या देते हैं, दवाइयां देते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसको थोड़ा रोक देते हैं, कुछ समय के लिए ऐसी दवाइयां देते हैं कि यार मतलब भोजन आपने खाया और अपच हो गया, तो क्या करना है कि वो प्रोसेस थोड़ा क्या हो, बढ़े ना, जल्दी ना पचे, तो उसके लिए थोड़ा सा रोक देते हैं। तो हम अक्सर औषधियों का प्रयोग करते हैं, मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर मेडिसिन देता है और कुछ नहीं करता, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए एंजाइम्स की जो क्रियाशीलता है उसको थोड़ा सा रोक देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और जैसे ही फिर कंडीशन सही होती है ऑटोमेटिकली हमारे एंजाइम सही तरीके से काम करने लगते हैं। तो उनको कहते हैं इनहिबिटर्स या पॉइजन्स, एंजाइम्स विष या संदमक जिन्हें हम कहते हैं। तो ये बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी एंजाइम्स की, बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने सिंपल लाइनों में इसको समझना है। कैसे दक्ष है, 1 मिनट में 10 लाख अणु तक। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक है, प्रकृति नेचर है, हर एक एंजाइम एक ही उस पर काम करेगा। टेम्परेचर चाहिए सबको, पीएच होना चाहिए उनका, मतलब क्षारीय और अम्लीय माध्यम चाहिए उनको। एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम वर्धक के रूप में काम करेंगे, यानी जैसे वर्धक कर रहे थे वहां वैसे ये यहाँ पे काम करेंगे। और इनहिबिटर्स एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रोवाइड करेंगे, कम करेंगे। और इसके लिए हम अक्सर क्या करते हैं, तब औषधियों का प्रयोग करते हैं, मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बेटा आपका यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम कैटालाइसिस कंप्लीट हुआ। बोर्ड क्वेश्चन है आपका, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आप इसे बनाइए, तैयार कीजिए, पढ़िए। इससे डाउटफुल जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती, कोई चीज समझ में नहीं आया, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। आप जरूर इसे बोर्ड के लिए प्रिपेयर करिए। थैंक यू।